हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के साथ मेरा ये पहला सफ़र होने वाला है और पहले ही सफ़र में मैं आप लोगों को लेकर चल पड़ा हूँ हमारे देश के एक मशहूर ऐतिहासिक शहर में, एक ऐसे ऐतिहासिक और कीमती शहर में कि जिसके बारे में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारी दुनिया की एक बड़ी आबादी ऐसी है कि जो सिर्फ इसी शहर की वजह से हमारे देश को जानती है। मतलब इस शहर ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ आगरा की। वही आगरा कि जिसको शाहजहां के ख्वाबों की नगरी माना जाता है, जहां पर देश की आन बान शान ताजमहल मौजूद है। ये हमारा आगरा का पहला दिन है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में आगरा का जो एक मशहूर नाश्ता है जिसको बेड़ई के नाम से जाना जाता है वो ट्राई किया और उसके बाद सीधे उस तरफ को बढ़ चले कि जिसके लिए आगरा पहुंचे थे, यानी ताजमहल देखने। एग्जैक्टली ताजमहल की लोकेशन तक पहुंचने के लिए वैसे तो चारों तरफ से बहुत सारे दरवाजे हैं, कभी कोई सा पब्लिक के लिए खुला होता है तो कभी कोई सा खुला होता है, मगर जिस दरवाजे से हम लोग एंटर हुए उस दरवाजे से एंटर होने के बाद ये सिनेरियो था। आप लोगों को मैं ताजमहल घुमाने से पहले तो बहुत ज़रूरी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये दोनों ज़रूरी चीज़ें उनके लिए कि जो फ्यूचर में ताजमहल घूमना आना चाहते हैं। पहली ज़रूरी बात, यहाँ पर टिकट से रिलेटेड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। ऑफलाइन में भीड़ बहुत होगी, ऑनलाइन में नेटवर्क नहीं होंगे, तो कुल मिलाकर टाइम तो वेस्ट होना ही है। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप लोग लैपटॉप, खाने पीने की चीज़ या और भी कोई चीज़ अगर बैग में कैरी करके ला रहे हैं और आपके पास एक बड़ा बैग मौजूद है, जब भी आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि उसके लिए लॉकर मौजूद होगा और लॉकर में आपको वो चीज़ रखना पड़ेगी। इसीलिए अगर आप लोग किसी होटल में स्टे किए हुए हैं तो वहाँ पर ये चीज़ छोड़ कर ही आएँ और अपना टाइम बचाएँ। तो चलिए अब ये सारी अनाप शनाप और फालतू बातें ख़त्म करते हैं और ताजमहल घूमते हैं, क्योंकि भाई ताजमहल पर खड़े हैं हम लोग। भाइयों, स्क्रीन पर ये जो सामने हम लोगों को गेट नज़र आ रहा है, इसी का नाम है रॉयल गेट और इसी के अंदर से हम लोग एंटर होकर ताजमहल को देखेंगे। और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं इस पूरी जगह को कहा जाता है फोरकोर्ट एरिया। फोरकोर्ट एरिया का मतलब ये निकाला जाता है कि ताजमहल के 4 गेट और 4 पार्क। क्योंकि दोस्तों ये जो रॉयल गेट है ना, इसके बाकी तीनों तरफ भी गेट हैं। सामने वाली साइड में भी गेट है, लेफ्ट साइड में भी गेट है और राइट साइड में भी गेट है। इसके अलावा दोस्तों रॉयल गेट के ऊपर आप लोगों को ये जो छोटे छोटे गुंबद नज़र आ रहे हैं ना ऊपर लगे हुए, ये 11 गुंबद हैं और बिल्कुल इसी तरह के 11 पीछे की साइड में इसी गेट पर, यानी जब हम अंदर से देखेंगे तो 11 और दिखेंगे। कुल मिलाकर बैठेंगे 22 गुंबद। और इसका ये सीधा सीधा मैसेज है कि जो ताजमहल था वो 22 साल में बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए ये 22 गुंबद बनाए गए। रॉयल गेट के चारों तरफ ये साइड में आपको जो रेड कलर के रूम नज़र आ रहे हैं ना, एक शेप में बने हुए, इन सारे रूम की जो तादाद है, जो गिनती है वो 210 है। ये शाहजहां के दौर में बनाए गए थे और उसके वर्कर्स के लिए बनाए गए थे। मतलब जो ताजमहल बनाने वाले मजदूर थे उनके लिए बनाए गए थे। वो काम करने के बाद लगातार जब थक जाते थे, उनको लंच करना होता था, आराम करना होता था, तो वो यहीं पर आते थे और आराम करते थे, खाना खाते थे और कुछ वक्त आराम करने के बाद फिर से काम पे लग जाते थे। ये उसी दौर के हैं, इसमें कुछ भी नया कुछ नहीं किया गया इसमें फ़िलहाल। चलिए ज़रा अब हम पीछे की तरफ देखते हैं कि जिस तरफ से हम लोग चल कर आएँ। दोस्तों यहाँ पर जो है शाहजहां के दौर में मीना बाज़ार लगा करता था, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। इस मीना बाज़ार को औरतें लगाया करती थीं, मगर अब एक लंबे वक्त से गवर्नमेंट ने इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर रखा है, यानी इस मार्केट को। इसके अलावा यहाँ पर उस दौर में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हुआ करती थी, यानी इस बाज़ार की क्या मशहूर हुआ करता था, आगरे का घाघरा, चोली, चूड़ी और बहुत तरह के स्टोन्स वगैरह। फिलहाल जहाँ तक सवाल इस गेट का है पीछे वाले का, तो इसको मेमोरी गेट के नाम से जाना जाता था और यही वो गेट था कि जिससे शाहजहां एंट्री करके ताजमहल को देखने के लिए आया करते थे। यानी जब भी वो किसी काम से ताजमहल में आया करते थे तो इसी गेट से एंट्री करते थे। बात करें बाकी अगर 3 गेटों की, मतलब जाहिर है मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 गेट हैं यहाँ पर, तो 3 गेटों में से जो रॉयल गेट के जो सामने वाला गेट है इसको कहा जाता है वर्कर गेट, क्योंकि ये शाहजहां के जो वर्कर थे जो ताजमहल बनाते थे उनके लिए बनाया गया था। वो उस दौर से ही यहीं पर आबाद किए गए थे, उनके सारे बच्चे, घर वाले सब यहीं पर रहा करते थे। जब भी उन लोगों को ताजमहल में काम करना हुआ करता था तो फ़ौरन इसी फ्रंट वाले गेट से आया करते थे, अंदर जाते थे और काम में लग जाया करते थे। जनरेशन टू जनरेशन आज भी उनकी नस्लें यहाँ पर रहती हैं, यानी वर्कर्स की। इसके अलावा जो आगरा के आम लोग हैं वो भी रहते हैं यहाँ पर। ज़ाहिर है अब तो बहुत बड़ी बस्ती हो गई होगी, तो ये वर्कर गेट के नाम से जाना जाता है। रहा सवाल तीसरे और ईस्टर्न गेट का, तो आपको बताता चलूँ इसको कहते हैं VIP गेट, क्योंकि ये वो गेट था कि जब भी शाहजहां के जो अमीर मेहमान हुआ करते थे, मतलब शाही लोग हुआ करते थे, ख़ास लोग, उनको इसी गेट से एंट्री दी जाती थी। और आज तक वो मामूल चला आ रहा है, यानी आज भी अगर कोई ख़ास इंसान आता है, विदेश से कोई लीडर आता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, तो उसको इसी गेट से ताजमहल में एंटर किया जाता है। इसके अलावा अगर ताजमहल के अंदर कार वगैरह या कोई गाड़ी आती है वो भी इसी गेट से आती है, क्योंकि ज़ाहिर है भाई कार जैसी चीज़ें हम लोगों के लिए अलाउ थोड़ी होंगी, वो VIP लोगों को ही अलाउ की जाती हैं ताजमहल के अंदर, तो वो इसी गेट से आते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने रॉयल गेट पर और एंटर होते हैं ताजमहल को देखने के लिए। अब जो है बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया, अब ताजमहल देखना ही है।
जनाबे वाला, जैसे जैसे हम लोग इस गेट के अंदर एंटर होते रहते हैं वैसे वैसे ताजमहल का व्यू दिखना शुरू होता है। और यहाँ से ताजमहल का जो व्यू है ना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है कैमरा उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकता है, सिर्फ आंखें ही उस चीज़ को देख सकती हैं। ये उस दौर की कारीगरी है दोस्तों। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि दुनिया की कोई भी चीज़ जब हम दूर से देखते हैं तो हमको छोटी नज़र आती है, और जैसे जैसे हम उस चीज़ के करीब जाते हैं वो बड़ी नज़र आती है। मगर यहाँ पर तो पूरा उल्टा मामला है। आप इस गेट से दूर से ताजमहल को देखेंगे तो आपको बड़ा नज़र आएगा, लेकिन जैसे जैसे इस गेट के अंदर एंटर होंगे और ताजमहल के करीब जाते रहेंगे तो ताजमहल और हमसे दूर होता रहेगा। यानी उस दौर की कारीगरी है और ये आंखों का धोखा होता है, उस दौर का टैलेंट है ये। फिलहाल दोस्तों, जैसे ही मैं इस गेट से एंटर हुआ था और मेरी पहली नज़र जब ताजमहल पर पड़ी थी तो मैं तो अपनी ज़बान को कंट्रोल करने में कामयाब हुआ, मगर जो मेरा साथ वाला दोस्त था ना, जो मेरे पास खड़ा था, उसकी ज़बान से जानते हैं कौन से अल्फाज निकले थे? बवाल चीज़ है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। अब आगे दोस्तों, आप लोगों को ये जो वाइट कलर का एक टैंक नज़र आ रहा है, ये पूरा टैंक मार्बल से बना हुआ है। वैसे तो आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, मगर इसका जो असली नाम है वो है बादशाही टैंक। जिस दौर में ताजमहल बन रहा था उस दौर में जो शाहजहां बादशाह थे वो इसी टैंक के ऊपर बैठा करते थे, वाइट टैंक के ऊपर, और यहाँ से बैठकर पूरा नज़ारा किया करते थे कि आखिर ताजमहल कैसा बन रहा है, कितनी तेज़ी के साथ इसको कंप्लीट किया जा रहा है, इसमें कोई कमी है या नहीं। अगर बादशाह को लगता था कि इसमें कोई कमी है तो वो फ़ौरन यहीं से टोकते थे, और बाद में जो है उस्ताद अहमद लाहौरी के ऑर्डर पर जो मिस्त्री वगैरह जो भी काम किया करते थे वो फ़ौरन उसको बदला करते थे उस चीज़ को। फिलहाल आज के दौर में इसको एक अट्रैक्शन के तौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है ताजमहल का व्यू अच्छा आता है। लोग ज़्यादातर यहीं से फ़ोटोग्राफी करते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालते हैं अपने फ़ोटोज़। अब जाहिर है जब सब करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, हमने भी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक किए। फिलहाल अब अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अब ये हैं ताजमहल के फाउंटेन। इंटरनेट पर आपको ताजमहल के जो ज़्यादातर इमेजेस मिलेंगे, जो ज़्यादातर पिक्चर्स मिलेंगे, वो इसी फाउंटेन के साथ ही खींचे जाते हैं, क्योंकि ये फाउंटेन जो ताजमहल की खूबसूरती है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये सारे के सारे फाउंटेन शाहजहां के दौर के हैं। इनमें से ना एक कम हुआ है तब से और ना ही एक भी बढ़ाया गया है। हाँ, वक्त के साथ रिपेयर ज़रूर होती रहती है। और इनकी जो कुल तादाद है, जो इनकी जो गिनती है पूरे ताजमहल के अंदर, वो लगभग 53 है, यानी कि 53 है। अब आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि भाई शाहजहां के दौर में तो ना तो लाइट थी, ना इस तरह की कोई और टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो आखिर ये चला कैसे करते थे, इनमें पानी कैसे आता था? तो मैं आपको बता दूं कि उस दौर में इसको चलाया जाता था चरखे के ज़रिए से। शाहजहां बादशाह के जो वर्कर थे वो चरखा चलाया करते थे और उसके बाद ही इन सारे फाउंटेन्स के अंदर पानी आया करता था। ताजमहल के पीछे जो यमुना रिवर है, यानी कि यमुना नदी, उसके बिल्कुल पास ही में एक बड़ा सा वाटर टैंक बनाया गया था और उसी से चरखे को अटैच किया गया था। शाहजहां के दो वर्कर जब चरखा चलाया करते थे तो प्रेशर के ज़रिए से वही चरखा वाटर टैंक का पानी इन फाउंटेन के अंदर से निकाला करता था। इसके अलावा ये जो आपको गार्डन नज़र आ रहे हैं ना ताजमहल के चारों तरफ, ये गार्डन कुल ताजमहल के अंदर 16 हैं। और इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हुआ था। मतलब 16 गार्डन और 53 फाउंटेन, 1653। कितनी मज़ेदार बात हुई है ना? दोस्तों, ताजमहल को जब हम फ्रंट से देखते हैं, यानी बिल्कुल सामने से, तो हमको दो बिल्डिंग और नज़र आती हैं। एक ताजमहल के लेफ्ट साइड में और दूसरी ताजमहल के राइट साइड में। ये दोनों बिल्डिंग भी हद से ज़्यादा पुरानी हैं और शाहजहां के दौर की ही हैं। लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है वो दरअसल एक मस्जिद है, एक ऐसी मस्जिद के जिसमें आज भी नमाज होती है। 5 वक्त की नमाज तो नहीं होती है, मगर जुमे वाले दिन कि जब पूरा ताजमहल बंद रहता है और यहाँ पर टूरिस्ट को एंट्री नहीं दी जाती है, तब ये सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को ही इजाज़त दी जाती है। वो यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ते हैं और जुमा पूरी तरीके से अदा किया जाता है। अब जो दूसरी साइड में बिल्डिंग मौजूद है, यानी राइट साइड में, वो दरअसल एक तरीके का गेस्ट हाउस हुआ करता था। शाहजहां के दौर में जो मेहमान वगैरह आया करते थे, या बाद में भी जब तक मुग़ल यहाँ पर आबाद रहे होंगे, तो जो मेहमान वगैरह आते थे वो इसी में रेस्ट किया करते थे, यहाँ पर रुका करते थे। 2 घंटे 3 घंटे जितना आराम करना होता था, लेटना होता था, सोना होता था, और उसके बाद चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पर रात नहीं रुकते थे। रात रुकने के लिए ऑलरेडी रेड फोर्ट मौजूद था, वही रेड फोर्ट के जिसको आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बहुत सारे रूम बने हुए हैं, उन्हीं में जाकर वो लोग आराम करते थे, खाना खाते थे। आप लोग अक्सर न्यूज़ वगैरह में इस तरह की खबरें सुनते रहते होंगे कि ताजमहल को ख़तरा है, पॉल्यूशन ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा है, उसका रंग बदल रहा है, वो पीला पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है। ताजमहल बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, और जानते हैं क्यों?
पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री हैं, ये सारा उनका जो धुआं निकलता है वो ताजमहल के कलर को इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसीलिए अक्सर ताजमहल की सफाई होती रहती है, उसकी धुलाई होती रहती है। और जानते हैं कि ताजमहल नाम के इस अजूबे को और इस खूबसूरत चीज़ को किस चीज़ से साफ़ किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी से। अब आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोग ऐसे भी होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि शायद अब मैं आप लोगों को मुल्तानी मिट्टी के बारे में भी बताऊंगा कि भाई मुल्तानी मिट्टी क्या होती है। तो भाई मैं सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ, कुछ एफर्ट आप अपने भी लगाओ। बल्कि ऐसा करो कि पास में मौजूद किसी लड़की से पूछ लो कि आखिर मुल्तानी मिट्टी क्या होती है। वो लड़की चाहे आपकी बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, जो हो, क्योंकि हर कोई जानता है। आदमियों से ज़्यादा ये चीज़ औरतों में कॉमन है। अब जाहिर है भाई, जब ताजमहल जैसी चीज़ को चमका देती है मुल्तानी मिट्टी, तो आप लोग सोचिए कि जब ये चेहरे पर अप्लाई होगी तो चेहरे का क्या हाल करेगी। बाकी तो मुझे आप लोगों से उम्मीद भी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो 99% लोग मुल्तानी मिट्टी के बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे। अब एक बार फिर से मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों, आप लोग जब कभी भी ताजमहल घूमने आएंगे या फिर कभी ताजमहल घूम कर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ताजमहल के अंदर 2 कलर के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, एक तो वाइट और दूसरा रेड। अब ये जो रेड पत्थर है ये सारा का सारा फतेहपुर सीकरी से आया था, जबकि ये जो वाइट मार्बल है ये मकराना से है, यानी कि राजस्थान से आया था। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को ताजमहल का जो ये जो गुंबद है ना, इसके सेंटर पर आपको सबसे ऊपर एक मेटल नज़र आ रहा होगा चांद की तरह। तो ये जो मेटल है ये शाहजहां के दौर में जब लगाया गया था तो दरअसल गोल्ड का हुआ करता था, भाई सोने का। मगर हमारे देश के हर सोने की तरह उस सोने को भी ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ ले गए थे। बाद में गवर्नमेंट ने खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इस पर पीतल का लगा दिया था। दोस्तों, अब बैड न्यूज़ ये है कि जो शुरू में हमने 50 रुपये का टिकट लिया था ना ताजमहल को देखने के लिए, वो टिकट अब हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उस टिकट से हम सिर्फ यहीं तक घूम सकते हैं। अब अगर हमको ऊपर जाना है, ताजमहल पूरी तरीके से देखना है, अंदर का ताजमहल देखना है, कब्रें देखना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमको अब एक्स्ट्रा 200 रुपये का टिकट और लेना होगा। चलिए अब हम पहले तो टिकट लेते हैं। और टिकट के साथ साथ एक खास बात ये कि ऊपर जाने के लिए हमको चप्पलें और शूज़ अलाउ नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अगर जूते और शूज़ अलाउ किए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि गंदगी की वजह से ताजमहल का क्या हाल होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है पॉलीथीन टाइप कोई चीज़ मिलती है जो हम अपने शूज़ और चप्पलों पर चढ़ा सकते हैं और जिनको पहनकर हम ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल हमने अब वो भी ख़रीद लिया है और उनको अपने शूज़ पर पहनते हैं और फ़ौरन ऊपर चलते हैं। ऊपर आने के बाद सबसे पहले अगर बात करें ताजमहल की नक्काशी के बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों को ये अरबिक लिखी हुई दिखाई देती है, अरबिक लैंग्वेज। दरअसल दोस्तों, ये अरबिक ज़बान में कोई आम चीज़ लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये कुरान की आयात हैं, कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं और शाहजहां ने ये उसी दौर में लिखवाई थी। और ये कोई ऐसा नहीं है जैसे आमतौर पर किसी पत्थर के ऊपर हम लिखवा देते हैं पेंटिंग के ज़रिए से, वैसे इस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि एक एक अलग अलग पत्थर को लेकर, छोटे छोटे पीसेस को लेकर मार्बल के अंदर जाकर चिपकाया गया है। यानी ये हद से ज़्यादा बारीक काम किया गया है। और जानते हैं ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था कि इस काम को करते वक्त जो वर्कर हुआ करते थे उनकी उंगलियों से खून तक निकल आता था। इतना मुश्किल काम हुआ करता था और इतना ज़्यादा बारीक काम। तो ये कराया गया है फ़िलहाल, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शानदार है। जो भी देखता है वो हैरान हो जाता है इस काम को देखकर। इसके अलावा ये ताजमहल के ऊपर जो अलग अलग कलर के फूल नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स, ये दरअसल कोई आम फूल नहीं है, ना तो ये कोई पेंटिंग है, ना ही ये कोई कलर है, बल्कि ये अलग अलग तरह के पत्थर हैं जो उस दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों से स्पेशली मंगाए गए थे। दरअसल ये जो पत्थर हैं ना, ये जो फूल नज़र आ रहे हैं, ये जब इस पर जब चांद पड़ता है, ख़ासतौर से 14वीं का चांद, तो ये चमकना शुरू कर देते हैं और ऐसा चमकते हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा 14वीं के चांद में ताजमहल का जो व्यू होता है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। 1000 रुपये का टिकट होता है जिस दिन 14वीं रात का चांद होता है, और अंदर एंट्री दी भी नहीं जाती है। आप सिर्फ रॉयल गेट तक आ सकते हैं, यानी जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, और वहाँ से सिर्फ 30 मिनट आप खड़े हो सकते हैं और वहाँ से ताजमहल को देख सकते हैं। और उसके बाद 30 मिनट जब आपके पूरे होंगे आपको फ़ौरन निकलना पड़ेगा, दूसरों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो रात ताजमहल को क्या बना देती है आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने बस इसकी तारीफ़ें सुनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी मैं भी उस रात में इस ताजमहल को देख सकूँगा। अब बात करते हैं ताजमहल की पीछे की साइड में, यानी बैक साइड की। दुनिया जानती है ताजमहल के पीछे वाली साइड में रिवर मौजूद है जिसको यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। मगर यमुना नदी के पीछे जो एग्जैक्ट आप लोग एक गार्डन टाइप का देख रहे हैं, जानते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेहताब बाग। और मेहताब बाग खुद में ही एक ऐतिहासिक जगह है। दरअसल दोस्तों, आमतौर पर हम लोगों को जो फिल्मों में ताजमहल दिखाया जाता है, हिंदी फिल्मों में तो बेशुमार बार दिखाया गया है, इसके अलावा बाहर की फिल्मों में भी दिखाया जाता है, तो वो वहीं से फिल्माया जाता है। क्योंकि एग्जैक्ट ताजमहल के अंदर आकर चाहे कोई कितना भी पैसा खर्च कर दे, उसको शूटिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर आप लोग शूटिंग करना भी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रॉयल गेट तक शूटिंग कर सकते हैं जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। मगर अगर आपको अब करीब से ताजमहल को लेना है अपने कैमरे में, अपनी फिल्म में करीब से दिखाना है, तो आपको यमुना के उस पार से ही शूटिंग करना पड़ेगी, और वही है मेहताब बाग।
अब जहाँ तक सवाल मेहताब बाग के इतिहास का है कि आखिर इसका इतिहास क्या है और ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यही वो जगह है कि जहाँ पर शाहजहाँ एक और ताजमहल बनाना चाहते थे। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर कहानियों में सुना होगा कि जो शाहजहाँ थे वो इस ताजमहल को बनाने के बाद भी एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, और वो ताजमहल काला होना था, यानी काला ताजमहल बनाना चाहते थे। और वो काला ताजमहल क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि ये ताजमहल उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनाया था और ब्लैक ताजमहल वो अपने लिए बनाना चाहते थे। मगर वो ताजमहल बना पाते उससे पहले ही उनके जो बेटे थे औरंगज़ेब, उन्होंने उनको कैद कर दिया। उसका सीधा सा रीज़न यही था कि हुकूमत का ख़जाना बड़ी तेज़ी के साथ खाली हो रहा था। औरंगज़ेब आलमगीर को पता था कि अगर एक और ताजमहल बनाया गया तो उस पर इतना ख़र्चा हो जाएगा कि ना तो हुकूमत के ख़जाने में कुछ बचेगा और न ही मेरी हुकूमत आगे स्टेबल रह पाएगी। बस इसी वजह से औरंगज़ेब आलमगीर ने फ़ौरन शाहजहाँ बादशाह को कैद किया। और कैद कहाँ पर किया था? वो किया था रेड फोर्ट में। कैद कैसे किया था, उनकी जेल कैसी थी और वो अपनी जेल में कैसे ज़िंदगी गुजारा करते थे, औरंगज़ेब आलमगीर उनके साथ क्या सलूक करते थे, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जान सकेंगे, जिस नेक्स्ट वीडियो में हम आगरा फोर्ट घूमने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जुमे वाले दिन ताजमहल बंद रहता है टूरिस्ट लोगों के लिए, तो इसीलिए अगर कोई टूरिस्ट घूमने आ भी जाता है तो अब उसे ताजमहल तो देखना है। अगर वो दूर से सफ़र करके आया है तो वो इसी मेहताब बाग को विज़िट करता है और मेहताब बाग से ही ताजमहल को देख लेता है, यानी कि ताजमहल के बैक साइड से ताजमहल का नज़ारा कर लेता है और बाद में वापस चला जाता है। इन सारी चीज़ों का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से निहारने के बाद अब हम लोगों ने इरादा किया ताजमहल के अंदर जाने का और बादशाह शाहजहाँ और उनकी बेगम यानी कि मुमताज़ महल की कब्र का दीदार करने का। मगर डेफिनेटली बाहर क्लियरली लिखा हुआ है कि अंदर फ़ोटो खींचना या फिर वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैंने भी इस कानून को फॉलो किया और अंदर कुछ भी शूट नहीं किया। अंदर वैसे देखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो भी कारीगरी की गई है वो अंदर ही की गई है ख़ास तौर से। तो इसीलिए अगर आप लोग अंदर की भी सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप लोगों को टिकट लेकर यहाँ पर आना ही होगा। और वैसे भी कैमरे में मैं आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। जो चीज़ें आपने देखी भी हैं वो बिल्कुल आपको वैसी नज़र नहीं आ रही हैं जैसी यहाँ से नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस तो समझ लीजिए अलग ही है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। फिलहाल अंदर की अगर मैं बात करूं तो अंदर जो कब्रें मौजूद हैं भी वो शाहजहां और उनकी बेगम की ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल जो कब्र है वो उन्हीं लोकल कब्रों के बिल्कुल नीचे बेसमेंट में है और बेसमेंट में किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। फिलहाल आज का हमारा ये टूर यहीं पर ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और वो व्लॉग होगा हमारा आगरा फोर्ट का।